स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, कपड़े में लिपटी ज़ॉम्बी जनरल लाश। 5%। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम जाकर क्यों नहीं देखते? खोखली हंसी के साथ आदर्श ने मजाक उड़ाया। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे प्राचीन राजधानी में रहना अच्छा लगता है। मेरे माता पिता का निधन हो चुका है, लेकिन मेरी एक पत्नी है। मुझे यकीन है कि युद्ध खत्म होते ही मेरा बेटा पैदा होगा। मेरी पत्नी लंबी है, इसलिए मेरा बेटा संभवतः एक सुंदर लंबा मैजिशियन बनेगा। मैं उसे परिवर्तन संघ में शामिल होने दूंगा, शॉर्टी ने कहा। मेरा मतलब है कि तुम्हें पेशाब कर देना चाहिए। बिना जानकारी के किसी से बात करना डरावना है। ओह, आपकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। ठीक है, रुको, मुझे पहले इन भयानक लाशों को मारने दो। उनमें से हर एक इतना लंबा और विशाल है, यहाँ तक कि लाशों का एक झुंड भी मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। शॉर्टी ने तुरंत आग की लपटें बुलाई। आदर्श को नहीं पता था कि वो फायर मैजिशियन है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रत्येक इंटरमीडिएट मैजिशियन तक पहुंचने के बाद 2 एलिमेंटों को अवेक करेगा। इसके अलावा लाइटनिंग के अलावा निर्देशित अवेकनिंग के माध्यम से विशिष्ट एलिमेंट को अवेक करना संभव था। परिणाम स्वरूप इंटरमीडिएट मैजिशियनों के बीच फायर एलिमेंट उतना दुर्लभ नहीं था। आखिरकार फायर एलिमेंट सबसे विनाशकारी मैजिक माना जाता था। अधिकांश इंटरमीडिएट मैजिशियन जो पर्याप्त धनवान थे, अपने सेकंड एलिमेंट के रूप में फायर एलिमेंट को अवेक करने के लिए बहुत सारा धन खर्चते थे। आदर्श आसानी से बता सकता था कि शॉर्टी सिर्फ संख्याएं भरने के लिए यहाँ था, इसलिए वह फ्रंटियर पर चार्ज करने के बजाय उप कप्तान के साथ क्यों घूम रहा था। उस व्यक्ति को अभी भी इंटरमीडिएट स्पिरिट डालना बाकी था। हालांकि जब शॉर्टी उन लाशों के खिलाफ जा रहा था जो अपेक्षाकृत विशाल और लंबे थे, तो उसने उन्हें नष्ट करने के लिए बस फायर फिस्ट का इस्तेमाल किया। शॉर्टी ने अपने डीएनए के प्रति अपनी नफरत और द्वेष को पूरी तरह से लाशों के चेहरे पर उतार दिया। उसने जो मुक्का मारा वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जिसने तुरंत विशाल लाशों को मार डाला। उन्होंने वंशज होने की एक आदमी की भूमिका को पूरा करने की खुशी के साथ जारी रखा। यह एक लड़का है। मैं उसे स्कैनिंग करने के लिए गुप्त रूप से लाया था। मैं जानता हूँ कि हर कोई मुझे शॉर्टी कहकर बुलाना पसंद करता है, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ऐसा बेटा नहीं चाहता जो उन्हें पूरी तरह से उनका मुंह बंद कर दे। पिछले कुछ वर्षों में मैंने जो बचत की है, उससे मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे अच्छी शुरुआत की गारंटी दे सकता हूँ। शॉर्टी ने आदर्श से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने भाग्यों को बदलने का लक्ष्य रखने वाले एक वास्तविक व्यक्ति होंगे, लेकिन अब तक मैंने जो अमेरिकी टीवी सीरीज देखी है उसके आधार पर बेसिक रूप से सभी ने युद्ध से लौटने के बाद आपके बेटे के जन्म का उल्लेख किया है, या जिन लोगों ने अपने वर्तमान ऑपरेशन के बाद सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है, वे आमतौर पर अंत में मर जाते हैं। आप अपने भविष्य के बारे में कितना सोच रहे हैं, इसका वर्णन करने वाले आपके शब्द काफी हद तक आपके अंतिम शब्द बन जाएंगे। आदर्श ने सख्ती से कहा। ओह, मुझे शाप देकर मार डालो शॉर्टी। मेरे पास अभी भी एक लंबा जीवन है। मैंने इनमें से 800 बेवकूफों को मार डाला है, अगर गिनती अभी तक 1000 तक नहीं पहुंची है, शॉर्टी ने उत्सुकता से कहा। उसे आदर्श के घुटनों पर मुक्का मारने की इच्छा महसूस हुई। फिर आपको अंडर डेड रैंकिंग में स्थान क्यों नहीं दिया गया? आदर्श का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। अभी क्या कह रहे थे? कौन सा? दुनिया के बारे में कुछ बहुत बड़ा है। मैं इसे आपको वापस दे रहा हूं। क्या तुम दोनों बेवकूफों की बातचीत खत्म हो गई है? 5 बजे कपड़े में लिपटा एक लाश जनरल हमारी ओर आ रहा है। 1 या 2 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इसे खत्म कर दो। याओनान की आवाज कहीं से प्रकट हुई। टीम के कप्तान के रूप में याओनान ने पहले से ही अपने 2 कम मनोबल वाले साथियों को लड़ाई में उलझते हुए देखा था, लेकिन वह इससे बहुत परेशान नहीं थे, क्योंकि अंत एक मौका आएगा जहां उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश करनी होगी। कैप्टन,
वह एक लास्ट जनरल है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कुछ लोग इसे संभालने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा भले ही हम इसे खत्म कर सके, हमारी सेना इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर हम पीछे रह गए तो क्या होगा? शॉर्टी ने शिकायत की। तो फिर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो, मेरी आज्ञा की अवहेलना मत करो। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रही हूं। आप महिला और घाव वाला लड़का जाए और अपने वाइस कैप्टन को कॉर्प्स जनरल को मारने में मदद करे। याओ नान की आवाज तुरंत ठंडी होगी, जिससे उनके पास बातचीत के लिए कोई जगह नहीं बची। स्कोरफेस और लड़ाई से हटके वे दोनों काफी अच्छी तरह से ट्रेंड लग रहे थे। वे दो चालाक आदर्श और शॉर्टी की तुलना में बहुत अधिक आज्ञाकारी थे। मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें मेरी बात सुननी होगी। मैजिक वाइन बैटल मैजिशियन ने बिना दया के कहा। मैं नहीं चाहता कि कोई छात्र मुझे बेवकूफ बनाकर कुछ गौरव अर्जित करने की कोशिश करे और हमें मौत की ओर ले जाए। यह एक आदेश है, आप मुझसे बातचीत ना करें। मेरे अलावा आपका वाइस कैप्टन ही आदेश दे रहा है। याओनान ने बैटल मैजिशियन को उदासीनता से देखा, जैसे कि वो हमेशा महिलाओं के प्रति उदासीन रही हो। बैटल मैजिशियन को निश्चित रूप से एक शिकायत थी, क्योंकि उसे एक अनुभवहीन युवा मैजिशियन के अधीन रखा जा रहा था, जो अभी भी स्कूल में पढ़ रहा था। भले ही वह अंडर रैंकिंग में 7वें स्थान पर था, हालांकि उसके पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसमें आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं थी। निशान वाला आदमी बहुत परेशान नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति से पता चलता है कि वह केवल ज़ॉम्बीज को मारना चाहता है। वह अब छोटी लाशों को मारकर संतुष्ट नहीं था और पूरी तरह से सुरक्षित वापस लौट सकता था। एक कॉर्प्स जनरल से लड़ना अधिक दिलचस्प हो सकता है। याओनान, अगर तुम हमारा इंतजार नहीं करोगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। याओनान पर आदर्श को झपटते हुए उनके चारों ओर मरे हुए काले ज्वार पर नजर डालते हुए आदर्श कहते हैं, यदि तुम पीछे रह गए है तो मैं आपको अपना बदला लेते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि आपको बाहरी दीवारों के बाहर रोक दिया जाएगा। आपके पास 20 मिनट है, क्योंकि हमें आगे की बाधा को दूर करने के लिए लगभग 20 मिनट चाहिए। यदि आप तब तक वापस नहीं आते हैं तो आपको स्वयं जीवित रहने का रास्ता तलाशना होगा। याओनान ने उदासीनता से उत्तर दिया। याओनान ने अपनी पीठ पर पंख थपथपाए और लगातार ऊंचाई पर टीम के ऊपर मंडराया। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि टीम के लिए उड़ान भर सकता था। जैसे ही याओनान चला गया, शॉर्टी तुरंत बड़बड़ाया। मुझे शुरू से पता था कि ऑपरेशन में शामिल होना जोखिम भरा था। यदि हमारी टीम को कमांडर स्तर का प्राणी मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि याओनान, जो यहाँ एकमात्र एडवांस मैजिशियन है, उस प्राणी को रोकने में हमारी मदद कर सकती है। हमें यहाँ शिकायत करने में समय बर्बाद करने के बजाय जल्दी करना चाहिए और कपड़े में लिपटे उस जनरल को मार देना चाहिए, नीलिमा ने ठंडे स्वर में कहा। निशान वाला आदमी नीलिमा के पीछे चला गया। रास्ते में उसने आसानी से एक सुखद हंसी के साथ 2 जमे हुए लाशों को टुकड़ों में तोड़ दिया, यह मानते हुए कि सेना 12 बजे की ओर आगे बढ़ रही थी। 5 बजे का समय उस दिशा से बिल्कुल विपरीत था जहां सेना जा रही थी। जैसे ही आदर्श, शॉर्टी, स्कारफेस वाला निशान वाला आदमी और नीलिमा टीम के पीछे की ओर बढ़े, उन्होंने तुरंत भूरे सफेद घुमावदार चादरें जगह जगह बिखरी हुई देखी। चादरें किसी राक्षस की छिली हुई खाल जैसी लग रही थी, जो अभी भी अपने आप हिल रही थी। कहाँ है? शॉर्टी अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा होकर प्राणी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उनके पीछे लाशों का एक समूह था, फिर भी वे पूरी तरह से बिखरे हुए थे। आखिरकार इंटरमीडिएट मैजिशियनों का एक समूह अभी अभी इस क्षेत्र से होकर आगे बढ़ा था। जो लोग अपने मैजिक के निरंतर विस्फोटों से बचने में कामयाब रहे, वे संभवतः लाशों के बीच कुलीन वर्ग के थे। क्या हमारा निशाना वो मम्मी है जो थोड़ी सी ढलान पर खड़ी है? ऐसा लग रहा है जैसे यह फ्लाइंग स्विल्स डांस कर रही है। आदर्श, जो अंधेरे में आगे देखने में सक्षम था, ने पास की छोटी ढलान की ओर इशारा करते हुए कहा, मम्मियां मिस्र के पिरामिड में पाई जाती है। भले ही मिस्र में पिरामिड में
ज़ॉम्बी का साम्राज्य और प्राचीन राजधानी में ज़ॉम्बी की भूमि दुनिया में समान रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ हमारी लाशें निश्चित रूप से अपने आकार, सौंदर्य और सुंदरता के मामले में दुनिया में छाई है। छोटू ने कहा। वहां भी मरे हुओं का साम्राज्य है? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल। क्या आपकी डेमन बीस्ट क्लास को नहीं पढ़ाया? आपकी डेमन बीस्ट क्लास में यह सब नहीं पढ़ाया? शॉर्टी ने उत्तर दिया। ईमानदारी से कहूँ तो अभी कुछ समय पहले ही मैं इस दुनिया में आया हूँ। आदर्श और शॉर्टी ने कभी बात करना बंद नहीं किया। इस बीच नीलिमा का माथा पहले से ही काली रेखाओं से भरा हुआ था। उसने उनके साथ मिलकर काम करने में पूरी तरह से रुचि खो दी। उसने जल्द से जल्द कॉर्प्स जनरल को खत्म करने की उम्मीद में ढलान की ओर अपना रास्ता बनाने की पहल की। निशान वाले आदमी ने हंसते हुए बर्फ की जंजीरों पर सवार होकर आगे बढ़ने से पहले आदर्श और शॉर्टी की तरफ देखा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल मार्शल गॉड ब्लास्टेड टू दैट। मुझे सचमुच इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वह स्त्री पुरुष ऐसे मूर्ख को हमारा वाइस कैप्टन क्यों नियुक्त करेगा। क्या उप कप्तान को एक मैजिशियन नहीं होना चाहिए जो मेरी तरह सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा हो? नीलिमा की नफरत लगभग डार्क एबिस के बराबर थी। आदर्श जिस वैज्ञानिक समाज से आया था उसकी शर्तों का उपयोग करते हुए मैजिक एसोसिएशन के सदस्य सार्वजनिक पदाधिकारियों और सरकारी अधिकारियों की तरह थे। उपाधियों या गुटों वाला या रहित प्रत्येक मैजिशियन उनके नियंत्रण में था। यदि उसे टीम के लिए वाइस कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया और उसने महत्वपूर्ण मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो उसे पदोन्नत होने में केवल कुछ ही दिन बाकी रह जाएंगे। आखिरकार उसने इंटरमीडिएट लेवल पर बहुत अधिक समय बिताया था। यदि उसे एक बार के लिए ऐसे इक्विपमेंट दिए गए जो वास्तव में उसके लिए उपयोगी थे तो उसे विश्वास था कि वह इंटरमीडिएट लेवल की बाधा को पार कर जाएगा और अपने थर्ड एलिमेंट और मजबूत एडवांस पीलों पर नियंत्रण हासिल कर लेगी। नीलिमा, तुम उन दो मैजिशियनों पर क्यों पागल हो रही हो जो यहाँ केवल संख्याएं भरने के लिए आए हैं? आइए पहले इस लाश जनरल से छुटकारा पाए। इसकी ताकत एक विशाल कॉर्प्स जनरल के बराबर है, निशान वाले आदमी ने कहा। नीलिमा इस नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर भी एक मिशन आखिर एक मिशन था। यदि वह इसे पूरा करने में विफल रही तो न केवल उसे दंडित किया जाएगा बल्कि पूरी टीम को ज़ॉम्बी की सेना द्वारा भी घेर लिया जाएगा। अपने परिवेश पर नजर डालने पर ज़ॉम्बी का एक नया जुआर उनकी दिशा में बढ़ रहा था। यदि वे पीछे रह जाते तो उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ज़ॉम्बी बस दीवारों की परतों की तरह ढेर हो जाएंगे। जीवित रहने का एकमात्र तरीका सेना के साथ फिर से इकट्ठा होना था। मरना। ऐसा लग रहा था कि नीलिमा अपने दिल की सारी नफरत घुमावदार चादरों में लिपटे कॉर्प्स जनरल पर निकाल रही थी। लाइटनिंग की पर्पल झिलमिलाहट उसकी दाहिनी हथेली पर नाच रही थी और तेजी से अनगिनत लाइटनिंग के सांपों में तब्दील होकर कॉर्प्स जनरल पर अटैक कर रही थी, जिससे वे जिस हवा में यात्रा कर रहे थे उसे झुलसा रही थी। कपड़े में लिपटा कॉर्प्स जनरल पर लाइटनिंग चाबुक की तरह गिरी, लेकिन वह मरा हुआ प्राणी आश्चर्यजनक रूप से तेज था। लाइटनिंग के झटके उस ढलान से टकराए जहां प्राणी कुछ क्षण पहले खड़ा था और जमीन पर झुलसे हुए निशान छोड़ गया। कपड़े में लिपटी लाश जनरल की भूरी सफेद शैडो अचानक चिलमिलाहट के साथ नीलिमा के पीछे दिखाई दी। इसकी भुजाएं किसी जीवित इंसान की तरह फुर्तीली थी, जैसे वे चारों ओर लहराती थी। घुमावदार चादरों को आगे की ओर उछालती थी और उसके शरीर के चारों ओर लपेटती थी। घुमावदार सीट से मत फंसो, अन्यथा यह अपना शरीर आपके शरीर में बदल देगा। तुरंत निशान वाले आदमी ने याद दिला दी। निशान वाला आदमी एक आइस मैजिशियन था। उसके बर्फीले मैजिक को तैयारी के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। कॉर्प्स जनरल केवल एक सर्वेंट लेवल का ज़ॉम्बी नहीं था,
उसने उस पर आइस की जंजीरों से बेरहमी से हमला करने की हिम्मत नहीं की। मैजिक प्लांट। नीलिमा निश्चित रूप से उससे अधिक मजबूत थी। उसने अपनी मैजिक बेल को जमीन से बाहर बढ़ने के लिए नियंत्रित करते हुए त्वरित प्रतिक्रिया के साथ पीछे की ओर काफी दूरी तक छलांग लगाई। जादुई बेल आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ी। यह संभवतः एक पौधे के बीज के कारण था जिसने उसकी मैजिक बेल की बढ़ती शक्ति में सुधार किया था। कपड़ों में लिपटे जनरल के शव के नीलिमा पर हमला करने से ठीक पहले बेलों ने तेजी से एक दीवार बना दी। घुमावदार चादरें लचीली थी, लेकिन एक बार लक्ष्य पकड़ लेने के बाद उन्हें छुड़ाना मुश्किल था। हालांकि बेलों द्वारा निर्मित दीवार के चारों ओर लिपटना उनके लिए बिल्कुल अर्थहीन था। इस प्रकार घुमावदार चादरें बस अपने मालिक के शरीर में वापस आ गई। कपड़े में लिपटा हुआ जनरल का मस्तिष्क मृत नहीं था। अपनी घुमावदार चादरों को पुनः प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत नीलिमा पर मुक्का मारा। घुमावदार चादरें अभी भी इसके हमले में प्रमुख भूमिका निभाती थी। चादरें मृत अवस्था में फैल गई और स्क्रू के आकार में हवा में सर्पिल हो गई। तेजी से एक क्षैतिज भंवर में फैल गया, जिससे एक राक्षस का आभास हुआ जिसका केवल एक विशाल मुंह और एक अन्य प्रणाली थी जो लताओं की दीवार के साथ नीलिमा को निगलने की कोशिश कर रही थी। इतनी सारी चादरें मेरे लिए सर्दियों में गर्म रहने के लिए ठीक समय पर। फायर फिस्ट, शॉर्टी ने चिढ़ते हुए कहा, जिसकी छोटी मुट्ठी ज्वालामुखी के छोटे से उद्घाटन में बदल गई जो हवा में घुमावदार चादरों पर धधकती लपटें निकाल रहा था। भूरे सफेद घुमावदार चादरें जलकर खाक हो गई। बची हुई चादरें धीरे धीरे जमीन पर फैल गई। नीलिमा तुरंत घुमावदार चादरों से मुक्त हो गई। उसने शॉर्टी की ओर देखा, जिसकी मुट्ठी में अभी भी आग लगी हुई थी, और उसने ठंडे स्वर में कहा, आपको इसके बजाय कॉफ जनरल को विस्फोट से उड़ा देना चाहिए था। चिंता मत करो, अब मेरी बारी है। फायर फिस्ट ग्राउंड ब्रेक। आदर्श ने बात की। जैसे ही आदर्श ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी, उसने अपनी उग्र ऊर्जा को नीचे की ओर निर्देशित किया। जब सतह उभरती हुई लपटों को सहन नहीं कर सकी, तो जिस स्थान पर कॉफ जनरल खड़ा था वह जमीन से निकल रही रोज रंग की आग की लपटों से तुरंत भस्म हो गया। भयानक आग ने आसपास की काली धुंध को दूर कर दिया। ग्राउंड ब्रेक की लपटें भयंकर रूप से भड़क उठी। जब एकल लक्ष्य की बात आती है तो ग्राउंड ब्रेक 9 हॉल के एक स्तंभ की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी था। आदर्श की लपटें उनके आगे भयंकर रूप से जल रही थी। उनका मानना था कि ग्राउंड ब्रेक से कॉफ जनरल को गंभीर नुकसान होगा। फिर भी उनके चेहरे पर आने वाली आत्मविश्वास भरी मुस्कान अचानक गायब हो गई, क्योंकि इसकी जगह आश्चर्य ने ले ली जब उन्हें पता चला कि कॉफ जनरल तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। धिक्कार है, यह गधा बहुत तेज है। आदर्श को अंततः एहसास हुआ कि उसने केवल अपने मैजिक से कॉफ जनरल द्वारा छोड़ी गई बात की छवि को नष्ट कर दिया था। यदि उसे प्राणी की गति के बारे में पता होता तो वह उसे 5-9 हॉल्स के साथ परोस देता, जिससे उसे मैजिक से बचने का कोई मौका नहीं मिलता। शॉर्टी ने तुरंत कहा, इस तरह फुर्तीले ज़ॉम्बी पर अपना मैजिक चलाना कठिन है, लेकिन उनके शरीर विशाल कॉफ जनरल की तरह मजबूत नहीं है। इसलिए यदि आप इस पर अटैक मैजिक चलाने का प्रबंधन करते हैं तो यह लगभग आधा अपंग है, क्योंकि वह एक अनुभवी हंटर भी था। आपको हमें यह बताने की जरूरत नहीं है। कून का जंगल, नीलिमा ने तिरस्कार पूर्वक कहा। प्लांट एलिमेंट नीलिमा का मुख्य एलिमेंट था। उसके पौधे के बीज में कून के जंगल के विकास को गति देने की क्षमता थी। आमतौर पर कून के विशाल जंगल को बनाने और स्थापित करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि उसका कून का जंगल किसी भी समय जमीन से उगने के लिए आसानी से उपलब्ध था। आदर्श तक पहुंचने से पहले उसने कॉफ जनरल को पौधों के एक विशाल पिंजरे में फंसा दिया। आइस लॉक। निशान वाले आदमी ने अवसर का कुशलतापूर्वक उपयोग किया।
जब कॉप्स जनरल की गति की सीमा सीमित थी तो उसने तुरंत अपना आइस लॉक स्पिल डाला। बर्फ की जंजीरों की उड़ान की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी कि कॉप्स जनरल की थी, लेकिन प्राणी के पास अब हमले से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब 4 बर्फ की जंजीरें कून के जंगल में दाखिल हुई तो बर्फ की श्रृंखलाओं द्वारा पीछा किए जाने पर कॉप्स जनरल दीवारों से टकराता रहा। इसे कस कर दबा दो, मैं इसे विस्फोट से खत्म कर दूंगा। शॉर्टी ने अपने हाथ ऊपर चढ़ा ली मानो यह उसकी चमकने कसमें हो। फायर फिस्ट का उपयोग करने के बारे में भूल जाओ, आप केवल उसके जंगल को नष्ट कर देंगे। आदर्श ने शॉर्टी को रोक दिया। नीलिमा जो अपने हमलों में बहुत आक्रामक थी, उसने पहले ही एक और स्टार पैटर्न बना लिया था। उसकी आकृति के चारों ओर जंगली पर्पल लाइटनिंग की चमक लगातार टिमटिमा रही थी, जिससे वह और भी अधिक शक्तिशाली और अजेय लग रही थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।